हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वह रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसकी पीपीटी हमारा मतलब इसमें जो मैटर रहेगा वह पीपीटी के हिसाब से रहेगा, शेयर स्लाइड के हिसाब से रहेगा। और ये जो हम पढ़ेंगे वो पीपीटी से ही पढ़ेंगे आज। और हमारा जो टॉपिक का नाम रहेगा वह रहेगा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी का जो भी इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पीपीटी के हिसाब से मैटर होगा, यानी कि मैटर हमारा शॉर्ट में होगा। ठीक है, तो जो टॉपिक है वह हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन रहेगा। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका इंट्रोडक्शन क्या रहता है, तो इसमें हमारा जो पॉइंट रहेगा पहला वो रहता है द ह्यूमन बॉडी इज अ सिंगल स्ट्रक्चर। ह्यूमन बॉडी क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बट इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर। बट ये बनी होती है बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर से। किससे भाई? बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है वह क्या है? एक सिंगल स्ट्रक्चर है नहीं भाई? सिंगल स्ट्रक्चर है। बट जो ये सिंगल स्ट्रक्चर है ये बिलियंस छोटे छोटे बिलियंस में स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है आगे बताएंगे। क्लियर? उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ, जो हमारा सिंगल स्ट्रक्चर है वह किस किस से मिलकर बना है? तो सेल से मिलकर बना है, टिश्यू, ठीक है, सेल्स हो गया यानी कोशिका, टिश्यू हो गया, ऑर्गन्स हो गए, एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इट परफॉर्म्स, ये परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शंस, कई प्रकार के फंक्शंस को। लाइक जैसे कि मूवमेंट हो गया, ठीक है, रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। क्लियर? उसके अलावा और कौन कौन से? एंड मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस, और ये हेमोस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। तो यानी कि दोबारा समझो, ह्यूमन बॉडी है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, बट बस सिंगल स्ट्रक्चर बिलियंस छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना? तो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। और ये कई प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि मूवमेंट, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड मेंटेनिंग ह्यूमोस्टेसिस। क्लियर? क्लियर हो गया। अब हमारा जो आगे रहेगा डेफिनेशन ऑफ एचईपी, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है एचईपी उसकी डेफिनेशन क्या है। क्लियर? तो डेफिनेशन, द वर्ड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिवाइडेड इन टू वर्ड। जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी वर्ड है वह दो वर्ड उसमें डिवाइड है। कौन कौन से दो वर्ड में डिवाइड है? पहला हो गया एनाटॉमी एंड सेकंड हो गया फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी याद रखेंगे। एनाटॉमी में किसकी स्टडी करते हैं? द एनाटॉमी में किसकी स्टडी करते हैं? तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, किसकी भाई? स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसके? स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन। जो भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं वह किस में करते हैं? एनाटॉमी में कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि मान लो स्टोमक है, ठीक है, क्या भाई? स्टोमक, जैसे कि डायग्राम भी बना रहे हैं, हमारा ये हो गया स्टोमक। स्टोमक यही तो होता है, ठीक है। ये स्टोमक हो गया, ये हमारा एसोफेगस हो गया, ये हमारा इतना पार्ट कार्डिया हो गया, ये बॉडी हो गई, ये देखिए कार्डिया, ठीक है, और फंडस, बॉडी, और इतना पार्ट हमारा हो गया पायरोलस। नीचे ये क्या होगी? छोटिया, तो ऊपर क्या होगा? फूड पाइप। तो जो स्टोमक के ये जो पार्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा, कार्डिया, फंडस, बॉडी और ये पायरोलस, तो जो स्टोमक का जो पार्ट है, तो ये जो पार्ट की जो हमने संरचना करी है, इसके चार पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर तीन लेयर होती हैं, ठीक है। तो जो इसकी स्ट्रक्चर की जो स्टडी करेंगे वह किस में करेंगे? एनाटॉमी में करेंगे। बट जो हमारा स्टोमक है इसका काम क्या है? भोजन को स्टोर करना, और जो भी भोजन है उसको पाचन क्रिया में सहायता करना। तो ये इसका क्या होगा? फंक्शन। तो जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे, ठीक है, जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स हैं, उनके जो फंक्शंस की स्टडी करेंगे वह हम किस में करेंगे? फिजियोलॉजी में। क्लियर? अब कोई सा भी मान लो, जैसे कि मान लो हार्ट है, ये क्या हो गया हमारा? हार्ट। हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, ठीक है, तीन चार बाल होते हैं, तीन लेयर से मिलकर बना है। तो जो स्ट्रक्चर बना है किस किस से वो मिलकर बना है, ये क्या होगी? स्ट्रक्चर की स्टडी हो गई। तो ये किस में करेंगे? एनाटॉमी में। बट हार्ट का हमारा काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना।
तो ये जो काम है इसकी जो हम स्टडी करेंगे वह किस में करेंगे? फिजियोलॉजी में करेंगे। क्लियर? यानी कि जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम रहेगा उसकी स्टडी एनाटॉमी में करेंगे और जो भी हमारा डायग्राम स्ट्रक्चर है उसका जो फंक्शंस है, जो कार्य हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे फिजियोलॉजी में। अब बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की सब डिविजन्स क्या हैं? तो उसके अलावा हमारी जो सब डिवीजन रहेगी जैसे कि सेल बायोलॉजी होती है जिसको हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। उसके अलावा हिस्टोलॉजी हमारा होता है एक ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज की। उसके अलावा ग्रॉस एनाटॉमी में किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विजिबल टू नेक्ड आइज, जिनके लिए हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटे-छोटे स्ट्रक्चर की स्टडी किसमें करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में करते हैं। अब बात करते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी, ये भी हमारी सब डिवीजन है। इसमें किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ऑफ सिस्टम, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर सिस्टम की जो स्टडी करते हैं उसको हम सिस्टमिक एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर? समझ में आया डेफिनेशन ऑफ एचएपी? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है? डेफिनेशन ऑफ एचएपी। ये भी चल रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वह क्या होगी? हमारी सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी होगी। ऐसी हमारी क्या है? सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की भी सब डिवीजन्स होती हैं। तो वो क्या है? जैसे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, इसमें स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ लंग्स की। रीनल फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी के जो फंक्शंस होंगे उनकी स्टडी करते हैं रीनल फिजियोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी ऐसी हो गया जिसमें हम डिफेंस मैकेनिज्म के जो फंक्शंस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। उसी प्रकार एंडोक्राइनोलॉजी फिजियोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑफ हार्मोन्स की एंड बॉडी के फंक्शंस की। उसके अलावा कार्डियोलॉजी फिजियोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं जो भी हार्ट होते हैं उसके फंक्शंस की। ऐसे कई प्रकार की फिजियोलॉजी होती हैं। तो क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ टू ह्यूमन बॉडी होगी। उसके अलावा एचएपी की डेफिनेशंस होगी। आगे क्या रहता है? स्कोप ऑफ एन एचएपी, जो भी हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके क्या क्या स्कोप रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके स्कोप क्या रहेंगे? इट इज़ द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है? बेस। किसका बेस है? फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए हमारा एचएपी क्या है? एचएपी जो सब्जेक्ट है वह क्या? बेस होता है। जो भी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझने के लिए। उसके अलावा इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशंस एंड डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी की जो एवोल्यूशंस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, उसको समझने में भी सहायता करते हैं। उसके अलावा इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी ऑफ डिजीज। ये और एचईपी क्या करती है? जो भी डिजीज की पैथोलॉजी होती है उसको समझने में सहायता करती है एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कि मान लो किसी को टाइफाइड बना, क्या बना भाई? किसी को टाइफाइड था हुआ, तो टाइफाइड में क्या होता है? तेज बुखार आएगा, है नहीं? उसके अलावा क्या होगा? पैरों में दर्द होगा, भूख की कमी लगेगी। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे महसूस हुई? क्योंकि पहले हम जो खाना खाते थे, नॉर्मल खाते थे, उसके बाद क्या हुआ? हमारी भूख कम लगती चली गई, हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए। तो ये जो एहसास होता है जैसे भूख कम लगना, पैरों में दर्द होना, सही है, और क्या है? वीकनेस आना, तो ये क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो एचएपी क्या करता है? इनको भी समझने में सहायता करती है। क्लियर? उसके बाद जो हमारा रहेगा वह रहेगा लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये मैटर सब शॉर्ट में है। शॉर्ट में क्यों है? क्योंकि ये पीपीटी से पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस क्या रहते हैं? यानी कि जो हमारी बॉडी है उसके कितने लेवल्स रहते हैं, वो हमारी कौन कौन से लेवल से मिलकर बनी है। तो हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, वह टोटल 6 लेवल से मिलकर बनी होती है। वो 6 लेवल कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा हो गया केमिकल लेवल। क्लियर? दूसरा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और सिस्टम लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल। ये टोटल हमारे 6 सिस्टम से 6 लेवल से हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है। याद रखेंगे केमिकल लेवल, दूसरा हमारा सेलुलर लेवल, तीसरा टिश्यू लेवल, चौथा ऑर्गन लेवल, पाँचवा हमारा सिस्टम लेवल और छठा हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। इन 6 लेवल से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी हुई है। अब आगे डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनी हुई है। तो देखिए सबसे पहले एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं।
ठीक है? तो सबसे छोटा एटम हो गया। जब एक या एक से अधिक एटम इकट्ठे होते हैं उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। जब कई मॉलिक्यूल्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो हमारा क्या बना? मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये 3 स्टेप में हमारी जो लेवल रहेगा वह कौन-सा रहेगा? केमिकल लेवल। क्लियर? जब कई मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ऑर्गेनेल्स जैसे कि जो भी सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सभी ऑर्गेनेल्स बनते हैं। जब कई ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं तब हमारी सेल का निर्माण होता है। तो ये लेवल कौन-सा रहेगा? सेलुलर लेवल। क्लियर? सेलुलर लेवल के बाद क्या होता है? सेल बनने के बाद सेल डिवीजन होता है, मतलब लाखों की संख्या में सेल इकट्ठी होती हैं। लाखों की संख्या में सेल इकट्ठी होती हैं तब क्या होता है? टिश्यू, यानी कि ऊतक। क्लियर? जब कई ऊतक आपस में इकट्ठे होते हैं तब वही क्या करते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। यानी कि ये हमारा कौन-सा हो गया? टिश्यू लेवल। ऑर्गन बना, जब कई एक ऑर्गन बनता है ऐसे करके कि जब कई ऑर्गन्स बनते हैं तब क्या बनता है? हमारा एक सिस्टम बनता है। ये हमारा क्या हो गया? ऑर्गन लेवल हो गया, ये सिस्टम लेवल हो गया। जब टोटल हमारी बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं, ऐसे करके जब 11 सिस्टम बन जाते हैं तब हमारी बॉडी का निर्माण होता है और ये हमारा जो निर्माण हुआ ये कौन-सा हुआ? ऑर्गेनिज़्म लेवल। टोटल 6 लेवल होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि ऑर्गन मतलब कैसे? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ के बाद हमारा जो खाना जाता है एसोफेगस में। एसोफेगस से हमारा कहाँ जाता है? स्टमक। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सभी ऑर्गन जब आपस में मिलेंगे तो एक सिस्टम बनेगा। ऐसे ही दूसरे सिस्टम की बात करें, यूरिनरी सिस्टम, तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सभी ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम। तो ऐसे करके जब कई ऑर्गन्स आपस में मिलते जाते हैं टोटल 11 सिस्टम बनते हैं और 11 सिस्टम बनने के बाद हमारी बॉडी का निर्माण होता है। याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। ये सभी शॉर्ट में है, इसके लिए डिटेल में हम दोबारा वीडियो बना देंगे। क्लियर? अब बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होती है? हमारा टॉपिक है। क्लियर? तो बेसिक जो लाइफ प्रोसेस होती है, दीज आर द एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट एवरी लिविंग बीइंग। ये क्या होती है? एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है जो प्रत्येक जीव के साथ होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस के साथ। जो ह्यूमन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं टू सर्वाइव, कैसे जिंदा रहते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? यानी कि जो ग्रो और सर्वाइव होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेसिक लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ह्यूमन में बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या रहती है? तो इसके 6 पॉइंट रहते हैं। पहली बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारी रहेगी, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस होती है, मूवमेंट होता है, ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशंस होता है एंड फिर रिप्रोडक्शंस होता है। ये क्या है? बेसिक लाइफ प्रोसेस के पॉइंट्स हैं जो बेसिक हैं। अब देख लेते हैं एक-एक पॉइंट को, बट शॉर्ट में ही देखेंगे क्योंकि हमारी पीपीटी है। तो पहला हमारा जो रहेगा वह रहेगा मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? क्लियर? तो मूवमेंट मेटाबॉलिज्म। मूवमेंट तो इसके बाद आएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन द बॉडी टू मेंटेन लाइफ। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? ये सभी केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो क्या होती हैं? डेट अकर इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में दिखाई देती है, किसके लिए? टू मेंटेन लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इट इंक्लूड द प्रोसेस, ये शामिल करता है प्रोसेस को। कौन सी प्रोसेस को? ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है एंड रिलीज करता है उनसे एनर्जी को। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा और फिर उनसे क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। एंड दोज डेट बिल्ड अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि जरूरी होते हैं, नीडेड मतलब जरूरी होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए क्या होता है? ये जरूरी होते हैं। कौन? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिली है? जब न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होता है। इन शॉर्ट में जाने तो मेटाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है और एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। अब ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं ये भी जान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म इज डिवाइड इनटू टू प्रोसेस। जो मेटाबॉलिज्म होता है वह दो प्रोसेस में डिवाइड होता है। पहली कौन सी प्रोसेस है? कैटाबॉलिज्म। दूसरी प्रोसेस है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन
कैटाबॉलिज्म क्या? ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस की, यही बस इतना ही जानना है, ब्रेकिंग डाउन किसका? जो भी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इसको क्या करता है? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। और इनसे ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। किसकी फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। दोबारा समझ लो, कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स फूड होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स फूड में कन्वर्ट किया जाता है और उनसे एनर्जी को रिलीज किया जाता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वह किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। इसको डिटेल में समझने के लिए हम दोबारा वीडियो बना देंगे, बट ये हमारे क्या है? प्रेजेंटेशन है, यानी कि पीपीटी है। क्लियर? दूसरी जो प्रोसेस रहती है वह रहती है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वन। देखिए, उसमें क्या था? ब्रेकडाउन। उसमें क्या है? सिंथेसाइजिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है? इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर एंड स्टोरेज। उसमें क्या हो रहा था? एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसमें क्या है? एनर्जी जो रिलीज हुई, फिर वो क्या एनर्जी क्या करेगी? सहायता करेगी किसमें? हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारी बॉडी की रिपेयर में, एंड हमारी बॉडी में स्टोरेज का। स्टोरेज इसलिए होता है जैसे कि कोई बॉडी का सेल्स या टिश्यू डैमेज हुआ तब क्या कर देगी? उसको रिलीज कर देगी और रिपेयर कर देगी। ठीक है। क्लियर? कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन हो रहा था, ब्रेकडाउन होने की वजह से एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिली, और एनाबोलिज्म जो एनर्जी है वह क्या करती है? सहायता करती है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। क्लियर? उसके बाद जो हमारा पॉइंट रहेगा वह क्या रहेगा? दूसरा जो हेड पॉइंट रहता है वह क्या रहता है? बेसिक लाइफ प्रोसेस का रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? Responsiveness is the ability of the body to detect and respond to changes। यानी कि हमारी बॉडी, ये रिस्पॉन्सिवनेस का एक प्रकार की एबिलिटी, क्षमता होती है, जिसमें क्या होता है? हमारी बॉडी में टू डिटेक्ट, ये पता करता है किसका? एंड रिस्पॉन्ड करता है टू चेंजेस स्टिमुलाई इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू मेंटेन होमोस्टेसिस। जैसे कि मान लो ये आ गए, ठीक है, ये क्या है? भाई आ गए, इसके ऊपर हमने हाथ को रखा, क्या? हाथ को रखा, तो इसमें इसकी हमें क्या लगी? हीट लगी। हीट की वजह से हमने हाथ को एकदम पीछे हटाया, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी को क्या हुआ? हमारी बॉडी को पता लगा कि बाहर का एनवायरनमेंट जो इस पे हम कैसा है और अंदर के एनवायरनमेंट से वो अलग है। तो एकदम से हमारी बॉडी ने जो रिस्पॉन्स किया, हीट के ऊपर हाथ रखा, हीट लगी, और हीट की वजह से जो हमने हाथ पीछे की तरफ खींचा, तो ये क्या हुआ? हमारी मतलब रिस्पॉन्ड किया, हमारी बॉडी ने हाथ को पीछे ले जाना क्या? और रिस्पॉन्ड। और जो हीट लगी वह क्या है? डिटेक्ट करना। तो इसमें क्या होती है? हमारी बॉडी को पता करती है जो भी बाहर का एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल अंदर का एनवायरनमेंट होता है, और उससे क्या करता है? उसके विरुद्ध क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। अब जैसे कि बर्फ की सिल्ली है, हाथ रखा, ठीक है, तो ठंडा लगा, ठंडा लगने की वजह से फिर हमने हाथ पीछे कर लिया, तो पीछे करना क्या होगा? रिस्पॉन्ड हो गया। हाथ रखना क्या हो गया? भाई हमने डिटेक्ट किया ये ठंडा है, यानी कि हमारी बॉडी ने उसको क्या किया? डिटेक्ट किया। क्लियर? तो ये होता हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। अब बात करते हैं, तीसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? क्लियर? तो मूवमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी और इट्स पार्ट चेंज पोजीशन। मूवमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या होती है? बाय विच मतलब जिसके द्वारा द बॉडी और इट्स पार्ट चेंज पोजीशन, जिसकी वजह से जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? पोजीशंस को चेंज करते हैं। जैसे मान लो हमने चलना स्टार्ट किया, तो जहाँ पे खड़े थे वहां से दूर गए, ये क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। हम आगे देख रहे थे, हमने अपनी गर्दन को पीछे घुमाया, ये क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बॉडी और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। क्लियर? उसके अलावा इन ह्यूमंस मूवमेंट इंक्लूड, शामिल करता है एक्सटर्नल मूवमेंट्स। एक्सटर्नल मूवमेंट भी होते हैं जैसे बॉडी और लिम्स। हाथ को हमने ऊपर ले गए, नीचे ले गए, ठीक है, घुमाया, मुड़ा, जो मूव किया, तो ये क्या हो? मूवमेंट हो गया। इंटरनल मूवमेंट कैसे होगा? जैसे ऑर्गन मूव, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन मूवमेंट होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल मूवमेंट। जैसे कि ऑर्गन, कोई ऑर्गन मूवमेंट हुआ, कोई सेल या कोई फ्लूइड्स हमारी बॉडी में जो इधर-उधर जा रहा है, तो ये क्या होगा? इंटरनल मूवमेंट हो गए। तो याद रखेंगे मूवमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर मूवमेंट होते हैं, इंटरनल जो बॉडी के अंदर मूवमेंट होते हैं। क्लियर?
उसके अलावा चौथा हमारा जो पॉइंट रहता है वह रहता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? क्लियर? तो ग्रोथ हमारी रहेगी, ग्रोथ इज द परमानेंट एंड रिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज। ग्रोथ देखिए बढ़ती रहती है, रिवर्सिबल होती है, साइज में बढ़ सकती है, मास बढ़ सकता है, हाइट बढ़ सकती है, वेट बढ़ सकता है, नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी बढ़ सकती है। तो ग्रोथ का मतलब हमारी बॉडी में क्या है, ये परमानेंट भी हो सकती है और ये इरिवर्सिबल भी हो सकती है। यानी कि साइज बढ़ भी सकते हैं, मास भी बढ़ सकता है, हाइट भी बढ़ सकती है, वेट भी बढ़ सकता है और नंबर ऑफ सेल्स बॉडी में भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकते हैं किसमें? बॉडी में। इट अकर्स ड्यू टू सेल डिवीजन। ये किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन की वजह से, प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से एंड टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से ग्रोथ होती है। सिंपल वर्ड्स में जाने तो ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर? उसके अलावा पांचवा हमारा जो पॉइंट रहेगा वह रहेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसके द्वारा जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जैसे कि लाइक स्टेम सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, एंड फंक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल्स इन द बॉडी। और वही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होने के बाद एक स्पेसिफिक फंक्शंस को या हमारी बॉडी में दिखाती हैं, या फिर हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शंस क्या करती हैं? दिखाती हैं या रोल निभाती हैं। क्लियर? जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं वह हमारी स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसी को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्लियर? उसके बाद रिप्रोडक्शन, ये हमारी क्या है? बेसिक लाइफ प्रोसेस का लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है बाई विच जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज टू मेंटेन द कंट्री ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ये प्रोड्यूस करते हैं एक नए इंडिविजुअल्स के लिए, सेम स्पीसीज के लिए। जैसे कि दादा था, दादा थे, ठीक है, दादा की वजह से हमारे फादर की मतलब दादा की दो संतानें हुई, फादर, ठीक है, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तो यही क्या है? रिप्रोडक्शन है, यानी कि सेम स्पीसीज के लिए। अब जैसे कि क्या ही मानव हो गया, मानव के अलावा हमारा जैसे कोई प्लांट ले लें, प्लांट में ले लो सीड वाले प्लांट, तो सीड वाले प्लांट हो गए, उनके बीच से हमने क्या किया? सीड उगाया, तो सीड वाले प्लांट हो गए, ठीक है। उसके अलावा कुछ हमारे हो गए स्टेम वाले प्लांट। तो मतलब क्या है, जो भी स्पीसीज, सेम स्पीसीज जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और नई इंडिविजुअल्स को ही प्रोड्यूस करता सेम स्पीसीज। जैसे कि मान लो सिंपल भाषा में समझो तो ऐसे समझ लो कि नई स्पीसीज या किसी नई मतलब एक ही स्पीसीज से नई स्पीसीज का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये हमारी प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो अब टॉपिक हमारा आता है नेक्स्ट, हीमोस्टेटिस। ये क्या आता है? हीमोस्टेटिस। ये क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम होम्योस्टेटिस को जाने तो क्या होता है? बॉडी बैलेंस सिस्टम। हीमोस्टेटिस का मतलब क्या होता है? बॉडी बैलेंस सिस्टम। कैसे? कीप टेम्परेचर, पीएच, वाटर, ग्लूकोज ईटीसी विद इन नॉर्मल लिमिट्स। यानी कि हमारा जो होम्योस्टेटिस प्रोसेस में क्या होता है, ये क्या करता है? बॉडी को, बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं उनको बैलेंस करता है। कैसे? टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पीएच, वाटर, ग्लूकोज, इन सभी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो समझ गए होम्योस्टेसिस क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बॉडी बैलेंस सिस्टम। होम्योस्टेसिस इज आल्सो नोन एज बॉडी बैलेंस सिस्टम। क्लियर? इसके अलावा हमारा जो आगे रहेगा वह क्या रहेगा? फीडबैक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में फीडबैक सिस्टम क्या रहता है? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि अच्छा दिखाई दे। तो फीडबैक सिस्टम क्या रहता है? हमारी बॉडी में दो प्रकार का फीडबैक रहता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ठीक है। फीडबैक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, ए फीडबैक सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म। जो फीडबैक सिस्टम होता है वह क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। डेट माने जो मेंटेन करता है ह्यूमोस्टेटिस के लिए। क्लियर? यानी कि जो फीडबैक सिस्टम होता है वह क्या करता है? होता है एक प्रकार का बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे ह्यूमोस्टेटिस के लिए मेंटेन करता है। बाय मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग करता है, रेगुलेटिंग करता है एंड एडजस्टिंग करता है बॉडी फंक्शंस के लिए। हेमोस्टेसिस क्या करता है, जो भी बॉडी के हमारे बॉडी को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है और एडजस्ट करता है जो भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको। उसके अलावा इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट। जो हमारा फीडबैक होता है वह 3 प्रकार के कंपोनेंट्स को रखता है। पहला क्या रखता है, रिसेप्टर जिसको हम सेंसर कहते हैं। डिटेक्ट चेंजेस, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हुए हैं उनको पता लगाता है। दूसरा कंट्रोल सेंटर होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिसाइड करती हैं और रिस्पॉन्स देती हैं। ठीक है? रिस्पॉन्स यानी कि जो भी हम देख रहे हैं, अब देख रहे हैं ऐसा नहीं आँखों ने तुरंत बता दिया, वो हमारे सिग्नल्स गए हैं ब्रेन के पास और ब्रेन ने फिर इमेज क्रिएट की कि हमने ये देखा है। ठीक है? तो ये सभी क्या हो गए, ऐसे ही प्रकार क्या करता है, कंट्रोल सेंटर हमारा दूसरा कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि क्या है और फिर उसका रिस्पॉन्स देखती हैं। तीसरा हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वह रहेगा इफेक्टर। इसमें क्या होता है, एक्सक्यूट द रिस्पॉन्सेस एंड टू रिस्टोर बैलेंस, और ये क्या करता है, रिस्टोर करता है किसके लिए, बैलेंस के लिए। उसके बाद फीडबैक हमारा 2 प्रकार का होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, एक कंट्रोल मैकेनिज्म, ये एक प्रकार का कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वेयर जहाँ द बॉडी रिवर्स करती है। क्या करती है बॉडी, रिवर्स करती है या चेंज करती है टू ब्रिंग कंडीशंस जैसे कि बैक टू नॉर्मल। ठीक है? एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। उसके शॉर्ट में जाने तो हमने बॉडी को क्या किया, चेंज किया, बॉडी रिस्पॉन्स आया, अपोज द चेंजेस। क्लियर? ये हमारा नेगेटिव फीडबैक हो गया। इसके अलावा ये भी अभी दोबारा हमारा क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ही है। ये भी देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है? तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं थर्मो ग्लूटेशंस। इसमें क्या होता है, इफ यदि बॉडी टेम्परेचर राइज, यदि बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्वीट ग्लैंड का एक्टिवेट होंगी। अगर हमारी बॉडी में मतलब जैसे मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या हुआ, स्वीट ग्लैंड क्या होती है, एक्टिवेट होती है। कैसे, तुमने देखा भी होगा, जब कभी हम धूप में खड़े होते हैं, तेज धूप होती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से पसीना जो होता है, स्वेट्स जो होता है वो आने लगता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, स्वीट ग्लैंड का एक्टिवेट हुई, जिसकी वजह से क्या हुई, जब स्वीट एक्टिवेट होगा यानी कि पसीना हमारी बॉडी पे आएगा तो क्या होगी, हीट का लॉस होगा, जो हमारी बॉडी में हीट लग रही थी वो कम होगी और टेम्परेचर हमारी बॉडी क्या कर देगी, नॉर्मल कर देगी। उसके अलावा इफ यदि बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, यदि बॉडी टेम्परेचर गिरा, तब क्या हुआ, सेर्बिन जनरेट्स होती हैं, मतलब हीट जनरेट होती है और जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। क्लियर? अब दूसरा हम बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन से, एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कैसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। मान लो कि हाई शुगर है, तब क्या होगा, इंसुलिन लोअर होगा, जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम होगा। लो शुगर है तो क्या होगा, ग्लूकाजन बढ़ेगा और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। बीपी की बात करते हैं, हाई बीपी होता है तब हार्ट रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है, और लो बीपी होता है तब क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ये हमारा था नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब हमारा जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वेयर जहाँ द बॉडी एम्पलीफाइज करती है चेंजेस जो इंस्टेड होते हैं ऑफ रिवर्सिंग इट्स ड्राइविंग द सिस्टम फर्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल अंटिल ए स्पेसिफिक गोल इज अचीव्ड, चेंज रिस्पॉन्स एंड एनहेंस द चेंज। एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल क्या रहेगा, चाइल्ड बर्थ, मतलब जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उस दौरान क्या होता है, बॉडी हेड स्ट्रेचिस सर्वाइसिस, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूट्रिन कॉन्ट्रेक्शंस होता है वह स्ट्रांग हो जाता है। मतलब यूट्रिन का जो कॉन्ट्रेक्शंस होता है वह क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से बेबी डिलीवर होता है। ठीक है? ब्लड क्लॉटिंग की बात करें, मान लो इंजरी है, कोई चोट लग गई, चोट लगने की वजह से प्लेटलेट्स क्या होती हैं, स्टिक आपस में चिपकेंगी, जिसकी वजह से केमिकल रिलीज होंगे, और केमिकल जब रिलीज होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स, तो आपस में और मतलब प्लेटें
मतलब अट्रैक्ट होंगी। मान लो कोई चोट लगने की वजह से ब्लड आया, ब्लड को रोकने के लिए क्या हुई, प्लेटलेट आपस में स्टिक जुड़ने की वजह से केमिकल रिलीज हुआ, और जब केमिकल रिलीज हुआ तो कई प्लेट्स आपस में अट्रैक्ट हुई, जिसकी वजह से क्लोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं लैक्टेशन, मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स की। बेबी सकिंग करता है, बेबी क्या है, सकिंग करता है नहीं मिल्क को लिए, तब नर्व सिंगल्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन क्या होता है, रिलीज होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का रिलीज होता है। ये हमारा था पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। अब ऐसी और पीपीटी या प्रेजेंटेशंस देखने के लिए कि प्रेजेंटेशंस कैसे, हम जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो कैसे देते हैं, या पीपीटी क्या होती है, तो ये हमारी पीपीटी थी। ऐसे हर एक टॉपिक की पीपीटी हम बनाएंगे और उन सभी की वीडियो भी बनाएंगे। इसके अलावा जो भी पीपीटी हम पढ़ाएंगे, इन सभी को हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे बरेली फार्मा चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।